वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक खास गुजारिश है। इंडियन एक्सप्रेस का ये जोरदार स्टैंड हर उस व्हाट्सएप अंकल को भेज दो जो उमर खालिद वाले केस को बिना पढ़े बिना जाने सिर्फ मुस्लिम नफरत में डूबकर झूठ और प्रोपेगेंडा फैलाए जा रहे हैं। आप तक भी पहुंचाया होगा। 5 साल से सिर्फ तारीख पर तारीख, लेकिन इंसाफ तो छोड़िए, ट्रायल तक शुरू नहीं हुआ है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ उमर खालिद और शर्जील इमाम और बाकी और लोग जिन्हें पिछले 5 साल से जेल में सड़ाया जा रहा है बिना किसी ट्रायल के। और अभी 2 सितंबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत याचिका भी खारिज कर दी, जिस पर देश के प्रतिष्ठित अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने अपना मत रखा है, या समझिए एक स्टैंड लिया है, जिसे आप गौर से सुनिएगा। एक्सप्रेस लिखता है, दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले में उचित प्रक्रिया, साक्ष्य के लिए अत्यंत निम्न मानदंड तथा व्यक्तियों को लंबे समय तक कारावास में रखने को उचित ठहराने के लिए न्यायालय में साक्ष्य सिद्ध करने के लिए मानकों के बारे में गंभीर चिंताएं जताई हैं। न्यायालय ने गिरफ्तारी के 5 वर्ष से अधिक समय बाद दिल्ली दंगों के मामले में उमर खालिद तथा 9 अन्य को जमानत देने से इनकार कर दिया है। इंडियन एक्सप्रेस आगे कहता है कि 133 पन्नों का यह फैसला उन व्यक्तियों की स्वतंत्रता पर एक आघात है जिन पर षड्यंत्र का आरोप लगाया गया है। ये एक क्षण रुककर बुनियादी सवाल पूछने का भी है, जैसे कि आतंकवादी कृत्य क्या होता है? राज्य द्वारा किसी को आतंकवादी घोषित करने के लिए आवश्यक साक्ष्य की सीमा क्या है? और अभियोजन पक्ष के निष्कर्षों और दावों की अदालत द्वारा की जाने वाली जांच की कठोरता क्या है? एक्सप्रेस आगे लिखता है, अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया है कि अभियुक्तों ने राष्ट्र राजधानी में आतंक फैलाने के इरादे से चक्का जाम या सड़क अवरोध आयोजित करने की साजिश रची थी। हालांकि अधिकांश तथाकथित साक्ष्य व्हाट्सएप चैट और संरक्षित गवाहों की गवाही पर आधारित है, जो गुप्त बैठकों में मौजूद थे और जिनके बयानों की जिरह के जरिए पुष्टि नहीं की जा सकती। इंडियन एक्सप्रेस ने एक उदाहरण के जरिए समझाया कि यदि प्लूटो नामक एक संरक्षित गवाह के बयान पर विचार करें, जिसने गवाही दी कि उत्तर पूर्वी दिल्ली के एक तहखाने में अभियुक्तों को बिरयानी देते समय उसने हथियारों, पेट्रोल और अन्य साधनों का उपयोग करके दिल्ली को जलाने की योजना के बारे में सुना था और इस उद्देश्य के लिए धन की व्यवस्था पहले ही कर ली गई थी। ऐसे अन्य गवाह भी हैं जो गवाही देते हैं कि अभियुक्त शर्जील इमाम ने भीड़ से कहा था कि सरकार मुस्लिम विरोधी है या नागरिकता संशोधन अधिनियम केवल मुसलमानों को निशाना बनाता है। एक्टिविस्ट गुलफिशा के मामले में तो अदालत ने विरोध स्थलों पर महिलाओं को संगठित करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के उसके कृत्य को राज्य पर एक षड्यंत्रकारी हमला माना है। न्यायालय द्वारा संवैधानिक रूप से संरक्षित स्वतंत्रताओं, जिनमें असहमति की स्वतंत्रता भी शामिल है, या हिंसा को प्रत्यक्ष रूप से उकसाने के बीच महत्वपूर्ण अंतर करने से इनकार करना अत्यंत परेशान करने वाला है। इस बात की जांच करने की बजाय कि क्या किसी अभियुक्त ने स्पष्ट रूप से दंगों को भड़काया था, जो कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पिछले निर्णयों में निर्धारित एक स्पष्ट मानक है, ये राज्य के संदिग्ध षड्यंत्र के सिद्धांतों को यूएपीए अधिनियम के तहत उनकी हिरासत जारी रखने के लिए पर्याप्त आधार के रूप में स्वीकार करता। अब वक्त आ गया है जुडिशरी को दिखाने का कि आपका सूरत हाल क्या है। उनको हम आईने से दिखाएंगे। आपको मालूम है कि उमर खालिद की जो बेल पिटीशन थी वो अभी बर्खास्त हो गई हाई कोर्ट से, और उमर खालिद 4 साल 11 महीने 15 दिन हिरासत में रहा और अभी वक्त और लगेगा। लगभग 2 अपील फाइल की गई, एक 2022 में और 2025 में खारिज हो गई। एक एसएलपी फाइल की गई 2023 में, उसको वकीलों ने विड्रॉ कर लिया 2024 को। अब आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि कोई भी बेल एप्लीकेशन हो उसकी जल्द से जल्द सुनवाई होनी चाहिए। तो आपको मालूम है कई ऐसे फैसले हैं सुप्रीम कोर्ट के। तो हम देखते हैं कि ये जो मापदंड रखा है सुप्रीम कोर्ट ने, क्या उमर खालिद और बाकी लोगों पे लागू रहा? तो चलिए शुरुआत करते हैं कि जो पहली अपील हाई कोर्ट में आई जब इंटरिम बेल
उमर खालिद की खारिज हुई, वो क्रिमिनल अपील 173 ऑफ 2022 थी, उसकी 28 हियरिंग्स हुई, 28 हियरिंग्स हाई कोर्ट में हुई, 180 दिन लगे। जो सुनवाई तुरंत होनी चाहिए, उमर खालिद के केस में 180 दिन लगे। 21 अप्रैल 2022 में फाइल हुई और 18 अक्टूबर 2022 में खारिज हुई। तो हम उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए। वो कहानी जो सुप्रीम कोर्ट में हुई मैं बाद में बताऊंगा। इस बीच जब हमने विड्रॉ किया तो हमने कहा कि हम वापस ट्रायल कोर्ट में जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय हमेशा इस बात पर जोर देता है कि बेल इज द रूल एंड जेल इज द एक्सेप्शन। भारत के एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने गर्व से कहा था कि मैंने ए से जेड तक सबको जमानत दी थी। सर्वोच्च न्यायालय को ऐसे शब्दों पर खरा उतरना चाहिए और दिल्ली दंगों के मामले में न्याय की विफलता को रोकना चाहिए। कि ऐसा है कि दुखित हम हैं। मैं डॉक्टर मसूद की हैसियत से बहुत दुखी हूँ कि शर्जील इमाम और जो बच्चे हैं साजिश के तहत फंसाया गया है और साजिश के तहत उनको जेल से निकलने नहीं दिया जा रहा है। ये भी सही है, उनके साथ जाती हो रही है। नेताओं को, हमारे नेताओं को, सभी जो विपक्षी गठबंधन के लोग हैं, सबको उनके लिए आवाज उठानी चाहिए। ये पूरा स्टैंड इंडियन एक्सप्रेस का था जिसे मैंने सिर्फ कोट किया है। कोई तो है आज के समय में जो इस जुल्म के खिलाफ बोल रहा है, लिख रहा है, स्टैंड ले रहा है, और यही असल पत्रकारिता है जो आज के जमाने में देखने को तो नहीं मिलती। इस वीडियो को ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, जैसे शुरुआत में मैंने अपील की थी, अभी फिर से कर रही हूं। व्हाट्सएप अंकल जितने हैं ना, उनको तो जरूर भेज देगा, क्योंकि क्या होगा कि अभी तक जब से ये वर्डिक्ट आया है, जब से बेल उनकी फिर से रिजेक्ट हो गई है, 5 साल हो चुके हैं। आज़ादी का पूरा पता नहीं नए नए साल तो हम लोग मनाते रहते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि किस तरह से बेल इज द रूल एंड जेल इज एन एक्सेप्शन का मौका सबको दिया जाना चाहिए, सिर्फ अपने सिलेक्टिव आउटरेज के हिसाब से नहीं। और उमर खालिद के केस में यही हो रहा है, जहां लगातार बिना ट्रायल के और बिना बेल के उन्हें लगातार जेल में रखा जा रहा है। उनको बताइए कि इंडियन एक्सप्रेस जैसा अखबार भी, जिसे लगातार इमरजेंसी के समय से लेकर आज तक कोट करते हैं ना कि ये वो अखबार था जिसने अपना फ्रंट पेज पूरा काला कर दिया था इमरजेंसी के दौर में, जी हाँ, ये वही अखबार है। इसलिए इसको फैलाइए, लोगों तक पहुंचाइए, और व्हाट्सएप अंकल्स को अगर उन्होंने ऐसा कुछ भी आपको मटेरियल भेजा है व्हाट्सएप पे, तुरंत इस वीडियो को उनके मुंह पर चिपका देना, हमेशा के लिए। सत्यमेव जयते।